वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन से स्टार्ट करेंगे। ये सर्टेन ग्रुप्स लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, जो बेंजीन की चेन पे अगर लग जाएं तो ये कैरेक्टरिस्टिक नेम प्रोवाइड करते हैं। पेरेंट चेन का नेम जो है वो इनके चेन पे आएगा, जो कि अभी हम देखेंगे। लेकिन जनरली जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स पहले देखते हैं। मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मीन्स कि एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुई है किसी और ग्रुप से, जैसे कि ये है क्लोरीन, जैसे कि ये है मिथाइल ग्रुप, जैसे कि ये है नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे जो इनका नेम आएगा वो दिस इज़ क्लोरोबेंजीन, दिस इज़ मिथाइल बेंजीन, दीज आर IUPAC नेम्स। और कुछ इनके स्टैंडर्ड नेम्स भी हैं जिनसे ये याद रखी जाती हैं, जैसे कि मिथाइल बेंजीन को हम टोलुइन भी कहते हैं, और ये नाइट्रोबेंजीन जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम। तो बाज़ बेंजीन अपने कॉमन नेम से भी और अपने IUPAC से भी पहचानी जाती हैं। दीज आर मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स। अब मोनो सब्सटीट्यूटेड में उनमें से कुछ ग्रुप्स लिखते हैं, तो देखते हैं कि क्या नेम बनेगा। जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। सो दिस इज़ बेंजोइक एसिड, और यही इसका IUPAC और कॉमन दोनों नेम है। इसी तरह से अगर COOH होगा तो इसका नाम जो है वो बेंजल्डिहाइड होगा। यही इसका कॉमन नेम है और यही इसका IUPAC नेम है, बेंजल्डिहाइड। सो दीज आर ऑल मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स। अब ये भी मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। दिस इज़ इथाइल ग्रुप, सो दिस इज़ इथाइल बेंजीन। यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक डबल बॉन्ड है बीच में, तो दिस इज़ स्टाइरीन। तो ये एक अनसैचुरेशन है, इसको स्टाइरीन कहेंगे, और डबल बॉन्ड है, इथीन का ग्रुप प्रेजेंट है। व्हेन इथीन इज़ सब्सटीट्यूटेड विद बेंजीन तो फिर हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ स्टाइरीन। यही इसका कॉमन नेम है, यही इसका IUPAC नेम है। इसके अलावा ये बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी ईथर्स हैं, तो इसका भी एक कॉमन नेम है एनिसोल, और ये इससे ही याद रखा जाता है। और अगर इसको आपने और नेम देना है तो मिथाइल बेंजीन, तो ये आप बनेगी फिनाइल मिथाइल ईथर। तो ये नेम हम ख़ुद बना सकते हैं क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप है। जब एक वैलेंसी या एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए बेंजीन से तो इस ग्रुप को सादा तौर पर फिनाइल ग्रुप कहते हैं। ये ईथर है तो ये फिनाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तो फिनाइल मिथाइल। पी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो ये मिथाइल फिनाइल हम कर देंगे, ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले है। तो फिनाइल मिथाइल की बजाय मिथाइल फिनाइल बेंजीन, मिथाइल फिनाइल ईथर इसका नाम होगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली M प्रीसीड्स P। तो ये है एनिसोल या मिथाइल फिनाइल ईथर। तो ये फिनाइल ग्रुप है जिसमें बेंजीन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होती है, और अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो और उसके साथ CH2 ग्रुप हो तो ये ग्रुप जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। दिस इज़ कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। सो दिस इज़ बेंजाइल ग्रुप। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास कॉन्स्टिट्यूट करता है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। फिनाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फिनाइल से हमने इसको नाम दे दिया जो एनिसोल है। कॉमन नेम्स और बेंजीन के कंपाउंड्स के
कॉमन नेम्स और IUPAC बाज़ इंटरचेंज करते हैं, जैसे ये स्टायरीन है, कोशिश करके हम इसका भी दूसरा नाम रख सकते हैं। इथीन का मॉलिक्यूल है, ये फ़िनाइल ग्रुप है, तो आप कह सकते हैं कि फ़िनाइल इथीन, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इस नाम से इसको जाना नहीं जाता, इसको स्टायरीन के नेम से ही जाना जाता है। जैसे इथाइन के मॉलिक्यूल को एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है, वो उसका इंडस्ट्रियल नेम है, उससे ज़्यादा जानी पहचानी जाती है। तो बाज़ जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, ये बाज़ अपने कॉमन नेम और IUPAC म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हैं या एक ही तरह से हैं। अब ये स्टायरीन का नेम हमने फ़िनाइल इथीन रख तो दिया है, लेकिन ये स्टायरीन के नेम से ही जाना जाता है। इस बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं, जो बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, उनमें IUPAC और कॉमन नेम्स का फ़र्क बाज़ जगहों पे जाके ख़त्म हो जाता है, और यही यहाँ पे मैंने बताना था। फ़िनाइल ग्रुप को याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये बेंज़ाइल ग्रुप भी, क्योंकि इससे आगे इंडस्ट्रियल ये जो डेरिवेटिव है CH2 ग्रुप, इससे आगे जो लिंक्स फॉर्म होते हैं ये लंबी चेन्स की तरह हो जाते हैं, और फिर हमारे पास काफ़ी सारे वैरायटी और एरोमेटिक कंपाउंड्स की आ सकती है। अब ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है, ये भी एक अल्कीन है, इसमें 4 ग्रुप्स हैं। ये एक ब्यूटीन है, तो ये ब्यूटीन है और ये फ़िनाइल ग्रुप है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि फ़िनाइल ब्यूटीन। एक नेम तो इसका फ़िनाइल ब्यूटीन है, और दूसरा नेम अगर हमने इसका रखना है तो फिर ये जो अनसैचुरेशन वाला पॉइंट है, यहाँ से आप इसको पेरेंट चेन बनाएं और इस पे सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करें इस फ़िनाइल ग्रुप को। तो 1, 2, 3 और 4 नंबर, तो इसको आप दे सकते हैं 2 फ़िनाइल, यानी 2 नंबर पे फ़िनाइल ग्रुप है, और 2 नंबर पे जो है वो अनसैचुरेशन है, और 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन। तो ये भी एक नाम है, और ज़्यादा आसानी फ़िनाइल ब्यूटीन से है। तो इस तरह से हम इनको नाम दे सकते हैं। अब इसका अगर हमें नाम रखना हो तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी नंबरिंग, के फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दिया, तो जब इस तरह चेन लंबी होती चली जाए, ये फंक्शनल ग्रुप है सो लगा हुआ, तो ये मिथाइल, ये वाली कार्बन स्मॉलेस्ट, और ये इस तरह से नंबरिंग इसकी होगी 4, 5 एंड 6। तो आप देखेंगे कि 2 ग्रुप पे जो है वो हमारा फ़िनाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल अल्कोहल है यानी मीथेनल, तो ये बनेगा 2 फ़िनाइल एंड मीथेनल। सो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक बेंजीन डेरिवेटिव्स को नेम कर सकते हैं। इसी तरह से बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ग्रुप की बात की तो ये देखें बेंजाइल, ये CH2 इज़ बेंजाइल, हेलोजन लगा दें तो ये बेंजाइल ग्रुप रहेगा। आगे हेलोजन क्लोरीन है, तो इसको आप कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। अब हम डाई एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में याद रखिएगा कि कुछ पोजीशंस भी हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो ये मिथाइल बेंजीन या टोलुइन बनाते हैं पहले 3, और इसके साथ 3 डिफरेंट पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। तो ये एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, और ये तीसरी पोजीशन है। ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप इज़ ऑर्थो पोजीशन, स्मॉल ओ से लिखना है ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन। दिस इज़ मेटाब्रोमोटोलुइन, मेटाब्रोमोटोलुइन। टोलुइन के कॉन्टेक्स्ट में, मिथाइल ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ मेटा पोजीशन, मिथाइल ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ पैरा पोजीशन, दिस इज़ पैरा ब्रोमोटोलुइन। तो इस तरह से ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस डिटरमिन की जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू वन सब्स्टिट्यूएंट विच इज़ ऑलरेडी अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, इस कंपाउंड का नाम बेंज़ल्डिहाइड है, और बेंज़ल्डिहाइड ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई ब्रोमीन लग जाए तो आप कह सकते हैं कि मेटा ब्रोमो बेंज़ल्डिहाइड, तो मेटा ब्रोमो बेंज़ल्डिहाइड कह सकते हैं। नहीं तो पेरेंट चेन को नंबर दें
1 2 3 से दिस ग्रुप गेट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो आप कह सकते हैं 3 ब्रोमो और बेंजल्डिहाइड। तो दोनों तरीक़ों से इनके नाम रखे जा सकते हैं। डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन के प्रायोरिटी ग्रुप चेक कर लीजिएगा, प्रायोरिटी ग्रुप अगर है तो वो नंबर 1 पोजीशन लेगा। नाउ दिस इज़ अ बेंजोइक एसिड, और अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, मिसाल के तौर पर नाइट्रो ग्रुप, तो आप 2 नाम रख सकते हैं। मेटा इस मेन ग्रुप से या प्रायोरिटी ग्रुप से ये पैरा पोजीशन पे है, तो आप लिख देंगे पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और दूसरा नाम इसका अगर आपने रखना है तो यहाँ से इसको पेरेंट चेन का नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो फिर ये 4 नंबर पे आप नाइट्रो लिखेंगे, और बेंजोइक एसिड तो ये है। अगर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हों तब भी हम इसको नेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कंपाउंड, यानी इसको फिनोल कहते हैं, सो दिस इज़ अ फिनोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, और फिनाइल हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ये फिनोल के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि ये नाम भी गलत नहीं है। तो फिनोल है, तो अब इसके साथ ग्रुप्स अगर और लगे हैं, हैलोजेंस हैं, तो 2 लगे हैं हैलोजेंस। तो अब हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। प्रायोरिटी ग्रुप शुड गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको आप अब नेम देंगे। 3 और 5 पे ब्रोमीन्स हैं, 3 5 डाई ब्रोमो, 3 5 डाई ब्रोमो, 3 and 5 डाई ब्रोमो, एंड दिस इज़ अ फिनोल। तो प्रायोरिटी ग्रुप की मौजूदगी में इस तरह से नेम होगा। प्रायोरिटी ग्रुप अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हैलोजेंस हैं, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है, आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को जितने भी हैं स्मॉलेस्ट नंबर मिला के 1 2 3 1 3 और 5 पे बनता है। यहाँ से भी 1 2 3 4 1 3 5 पे ही बनते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसी तरह से इसको नंबर कर दें 1 2 3 4 एंड 5। तो एक और तरीके से भी नंबर करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को मिला के स्मॉल, अगर यहाँ से चेन को नंबर करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ 1 3 पे आ जाएगी नाइट्रो। तो इस तरह से इसको नंबरिंग करके, तो 1 और 3 पे डाई नाइट्रो, और 5 पे क्लोरो, 5 क्लोरो बेंजीन। तो 1 और 3 पे नाइट्रो ग्रुप है तो डाई नाइट्रो, और 5वें नंबर पे क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। कंपाउंड को अगर देखें तो ये, इसको अगर टॉलुइन के तौर पर आप खाली देखें तो फिर तो बाकी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर नेम होंगे, और अगर इसको आपने मिथाइल के तौर पर देखना है तो फिर इस तरह से नंबरिंग करेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट्स की कि सब की के स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो दोनों तरीक़ों, अगर तो इसको टॉलुइन कंसीडर करना है तो फिर तो वहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, टॉलुइन से ही 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ इस तरह से इसका नाम बनेगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो एक नाम तो इसका ये है, और इसके अलावा दूसरा नाम भी रखा जा सकता है, और वो ये है कि यहाँ से इसको 1 2 3 4, तो ये 2 4 6 आप इसको लिखेंगे 1 मिथाइल 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, and this is benzene now, this is not toluene।
सो 1 पे मिथाइल है और 2 4 6 पे ट्राई नाइट्रो है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिएगा, क्यों यहाँ पे क्योंकि प्रीफिक्स लग रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल यहाँ मैटर नहीं करता। मिथाइल को पहले लिख दें, ट्राई नाइट्रो को बाद में लिख दें, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो पहले लिख दें, 1 मिथाइल को बाद में लिख दें। ये इतना फ़र्क नहीं डालेगा क्योंकि यहाँ सब्सटीट्यूशंस हैं। तो अगर सब्सटीट्यूशन इस तरह ना हो डाई ट्राई वाली, तो फिर जस्ट आपने अल्फ़ाबेटिकल यानी इथाइल और मिथाइल ग्रुप्स हैं। ये है बेंजीन एक, ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। तो अगर तो आपने इसको इस ग्रुप के रेफरेंस से डिसाइड करना है तो फिर तो ये मेटा इथाइल्स पैरा इथाइल है। पैरा पे इथाइल है किसके कॉन्टेक्स्ट में? टॉलुइन के। और अगर आपने इसको दूसरे तरीके से नंबर करना है सब्स्टिट्यूएंट से कि स्मॉलेस्ट नंबर मिले और ये 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे मिथाइल इथाइल पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो आप उसको पहले लिखेंगे 4 इथाइल और 1 मिथाइल। तो यहाँ फिर अल्फ़ाबेटिकल देख लेना है, बेंजीन है अब ये, क्योंकि अब मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नेम किया है, ना कि पेरेंट चेन के तौर पर। दिस इज़ नैफ्थलीन। 3 ग्रुप्स लगे हों, 3 बेंजीन के ग्रुप्स सिनोनिमसली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हों, एक चेन बनाएं और म्यूचुअली शेयर्ड बॉर्डर्स हों, तो फिर इसका नाम एंथ्रासीन होगा। तो मोर देन 1 रिंग्स भी जुड़े हो सकते हैं, उनका फिर नेम जो है वो जो डिवाइस नेम है पहले से वही रखा जा सकता है। इसी तरह से अगर 3 हैं और उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, सो दिस इज़ नाउ इसको नाम देंगे तो फिनेंथ्रीन इसका नाम है। फिनेंथ्रीन के अलावा 2 कंपाउंड्स हैं, वो भी याद इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हम उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ लिखते हैं। ये कीटोनिक ग्रुप है, तो 2 नाम इसके रखे जा सकते हैं, फिनाइल फॉर दिस ग्रुप, मिथाइल फॉर दिस ग्रुप एंड कीटोन। और अगर अल्फ़ाबेटिकली रखना है तो मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन इज़ मोर अप्रोप्रिएट। मिथाइल फिनाइल कीटोन, सादा लफ्ज़ों में इसका नाम जो है वो इंडस्ट्रियल नेम कह लें एसीटोफिनोन है, जिससे ये ज़्यादातर याद रखा जाता है, एसीटोफिनोन। इसके अलावा बेंजोफिनोन भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो म्यूचुअली बॉन्डेड है 2 बेंजीन्स के साथ या 2 फिनाइल ग्रुप्स के साथ। तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप and these are 2 phenyls, so you can see it as biphenyl ketone। और इंडस्ट्रियल नेम या दूसरा नेम जिससे ये याद ज़्यादातर रखा जाता है, दिस इज़ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ बाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में देखें तो पहला मेथड है मेटल्स की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजिनेशन। हम जानते हैं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में हायर टेम्परेचर पे 3 हाइड्रोजन्स ऐड किए जा सकते हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी वो ये है कि 6 के 6 हाइड्रोजन्स, 6 के 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट जाएंगे और हाइड्रोजन उनसे बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। आपके पास साइक्लोहेक्सेन जो है वो कंपाउंड है। तो यहाँ आप जितना भी ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो टूट गया, ये सारी कार्बन्स हैं और यहाँ अब 2 हाइड्रोजन्स हैं हर कार्बन के साथ। दिस इज़ साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम बेंजीन।
तो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाई जा सकती है स्ट्रॉन्ग मेटल लाइक प्लेटिनियम, प्लेडिनियम और निकल के एलॉयज़ की प्रेजेंस में ये काम करवाया जा सकता है। तो जब ये किया जा सकता है तो फिर जब इसको रिड्यूस करवाया जा सकता है अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, तो फिर वापस भी लेके जाया जा सकता है। यानी साइक्लोहेक्सेन को आप एरोमेटिसाइज भी करवा सकते हैं और आपको यही जो रिएक्शन है ये रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन इसमें से यही हाइड्रोजन्स जो 3 हैं ये अब प्रोडक्ट साइड पे चले जाएंगे और एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी अनसैचुरेशन, और 3 इलेक्ट्रॉन 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स 3 पाई बॉन्ड्स बनेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो ये है वो डीलोकलाइजेशन और ये अब बेंजीन हमारे पास आ जाएगी। तो ये भी रिएक्शन मेटल्स की प्रेजेंस में होगा, प्लेटिनियम और प्लेडिनियम, और ये मेटल्स जो हैं ये एंकर करती हैं इस सारे सिस्टम को और ख़ुद यूज़ अप नहीं होती। जानते हैं कि जो एसिटाइलिन है ये कॉपर ट्यूब से अगर गुजारी जाए एट अराउंड 300 डिग्री सी, कॉपर ट्यूब, कॉपर की हम प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, ये पॉलीमराइजेशन को सपोर्ट करता है, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल जितनी भी हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। बाज़ मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में नीचे होने की वजह से, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नीचे होने की वजह से इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती और उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो कंपैरिजन में होगा जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो एक ज़्यादा होगा ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल में तो वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा उनको गेन कर लेगा। बहरहाल यहाँ तो पॉलीमराइजेशन है, एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होकर बेंजीन बन जाते हैं। यहाँ पे अगर इसको 3 मॉलिक्यूल्स को हम लिटा के देखें समझने के लिए कि होगा क्या, ये जो अनसैचुरेशन है ट्रिपल बॉन्ड की, अब यहाँ पे ये वाला एक बॉन्ड इधर आ जाएगा इन 2 कार्बन्स के दरमियान, ये एक ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा पाई इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यही इंटरेक्शन यहाँ इस तरह से इधर आ जाएगी। तो इस तरह से 3 अल्ट्रेशंस हो जाएंगी डबल बॉन्ड की और 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो ये है वो बेंजीन। एन हेक्सेन को अगर आप एलुमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, तो यहाँ भी हमने हाइड्रोजन्स को निकाल कर बेंजीन की तरफ बात लेके जानी है। तो मिक्सचर यूज़ करेंगे एलुमिनियम ऑक्साइड का, फिर सिलिकॉन SiO2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है SiO2 सिलिका, और सैंड एनहेक्सेन in the presence of them these dehydrating agents will allow N-hexane to convert into benzene. और अगर N-हेप्टेन को इस्तेमाल करें 7 कार्बन वाली को, तो यही कैटलिस्ट यूज़ करें, Al2O3 हो गया, क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली, एंड अ बिट ऑफ सैंड वाटर एब्जॉर्बेंट। तो N-हेप्टेन जो है ये यहाँ पे जो है वो हमें सब्सटीट्यूटेड बेंजीन देगा, टॉलुइन फॉर्म करेगा या मिथाइल बेंजीन फॉर्म करेगा। सो मिथाइल बेंजीन इज़ फॉर्म्ड इन केस ऑफ N-हेप्टेन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 7 कार्बन, 6 जो 7th कार्बन है वो मिथाइल के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर
यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी फॉर्म हो सकती है अल्केन से एन अल्केन से, स्ट्रेट चेन अल्केन से, और उनको फिर एरोमेटिसाइज किया जाता है, उनकी हाइड्रोजन्स को एक्सट्रैक्ट करके वाटर की फॉर्म में रिलीज़ करवाया जाता है सिस्टम से इन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है ये डी कार्बोक्सिलेशन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है। सो दिस इज़ प्राइमरीली रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा कार्बोक्सिलेट आयन से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से। यहाँ पे सोडियम बेंजोएट यूज़ करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम बेंजोएट। तो इसमें ये COO- और ये सोडियम बेंजोएट, तो कोई भी बेंजोएट हो सकता है। सोडियम यहाँ मैंने किया है, अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्ट कराएंगे तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्ट कराएंगे तो कैल्शियम सॉल्ट मिलेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से मिलेंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट पोटाशियम होगा। ये वाला आयन एक्टिव है जिसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है, रिमूव करवाना है। तो बेस की प्रेजेंस में ही दोबारा ये इंटरेक्शन होगी, ये याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी यूटिलाइज होगा एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली इस एसिडिक सॉल्ट को बेस से, पहले एक दफ़ा हमने इसको बेस से ही इंटरेक्ट करा के सोडियम सॉल्ट बनाया, और उसके बाद दोबारा हम इसको इंटरेक्ट करवा रहे हैं ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयन है CO2, यहाँ ये आयन है, ये रेडिकल है, आयन है, CO2- इज़ एन आयन इन दिस केस, इसको हम एज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा लेंगे। तो ये है हमारा गैस के तौर पर, इसको सिस्टम से हम रिलीज़ करवा पाएंगे। तो इसके साथ आपको जो है बेंजीन मिलेगी, याद रखिएगा। और इसके ये जो सोडियम है ये यहाँ पे आपको किसी ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकता है, और ये भी याद रखिएगा कि ये सोडियम ऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरेक्ट करके आपको सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। तो ये है इसमें जो केमिस्ट्री है वो ये है कि सोडियम बेंजोएट, कोई भी बेंजोएट, तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको हमने डी कार्बोक्सिलेट करना है। ये हमने सॉल्ट बनाया, एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने इसको पहले बेस से इंटरेक्ट करा के उसको सॉल्ट बनाया, और उस सॉल्ट को फिर बेस से फर्दर इंटरेक्ट करवाया टू गेट इट दी सब्स्टिट्यूशन का जो है वो रिमूवल। तो ये है यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक। मेथड ऑफ प्रेपरेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में हमें ये सल्फोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमें मिलता है, और ये HO और SO3H, इसको ये H2SO4, तो H2SO4 है, और ये उसको हमने ब्रेकअप करके हाइड्रोक्साइड आयन और SO3H। तो ये एक जो है वो स्टेबल इंग्रेडिएंट है जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के साथ भी दे सकता है, और भी ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच होने की सलाहियत रखता है। मॉलिक्यूल रिएक्शन केमिकल एक्टिविटी में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है जो जब बेंजीन के साथ अटैच हो गया तो इसके बाद इसको आप हाइड्रोलाइज करा लें, पानी से इंटरेक्ट करा लें। ये बेसिक मीडियम में कुछ बॉइलिंग या हीटिंग भी रिक्वायर होगी, वाटर है तो बॉइलिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यही जो OH ग्रुप यहाँ से मिसिंग है वो वाटर से इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास H2SO4 रिकवर हो जाएगा, यानी SO3H और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर H2SO4 के तौर पर सिस्टम से वाइप आउट हो गए। तो ये जो हाइड्रोजन है ये फिर यहाँ पे जो एक कमी थी वो पूरी कर देगा। तो इस तरह से हमें साथ बेंजीन जो है वो मिल जाएगी। विद जिंक डस्ट, जिंक की बात पहले भी की थी। जिंक अगेन मेटल है और इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है। यहाँ आप फिनोल को, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को रिड्यूस करवाएंगे। यकीनन ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखता हो।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को, जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखता है, तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ किए जिंक ने, वो ऑक्सीजन ने गेन कर लिया, तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 2 ऑक्साइड आइंस फॉर्म कर देगा, ऑक्सीयम आइंस या ऑक्साइड आइंस। ये हमारे पास वो स्पीशी है जो बनी जिंक ऑक्साइड, और साथ जो है वो हमारा बेंजीन। हमने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स फॉर्म करनी है, अल्काइल बेंजीन्स ख़ास तौर पे, तो ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन इस्तेमाल होगा। इसमें ब्रोमो बेंजीन्स या हेलो बेंजीन्स इस्तेमाल होंगी, कोई भी हेलोजन यहाँ लगी हो सकती है, और साथ जो इस चीज़ आएगी वो अल्काइल हेलाइड आएगा। तो यहाँ पे याद रखें कि अल्काइल हेलाइड में जो आर है ये पार्शियल पॉजिटिव है, और जो हेलोजन है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव होती है। तो बेसिकली इस पॉजिटिव आयन ने इस नेगेटिव आयन को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो ये है यहाँ पे जो सिस्टम होगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास सोडियम और ईथर के सॉल्वेंट में बेंजीन्स जनरेट होंगी। तो ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर लेगा, और साथ आपको ब्रोमीन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसी तरह से आप हेलो बेंजीन्स को इस्तेमाल रिड्यूस भी करवा सकते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि एसिड हेलाइड्स हैं इसकी प्रेजेंस में। तो अगर आप इसको रिड्यूस करवा पाएँ तो फिर आप बेंजीन फॉर्म कर सकते हैं, और साथ आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस केस में मिलेगा। इसी तरह से मिथाइल बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेनी है तो मिथाइल बेंजीन को भी आप रिड्यूस करवा सकते हैं या हाइड्रोजिनेट करवा सकते हैं मेटल्स की प्रेजेंस में, और आपको बेंजीन्स मिलेंगी, और इस केस में मीथेन जनरेट होगी। सो CH4 एंड मीथेन, बेसिकली दिस hydrogen, one of the hydrogens, reducing hydrogens replaces methyl group in this case। तो 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो फिर दूसरी जो हाइड्रोजन है वो मिथाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। तो इस तरह से मीथेन का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन्स की बात करें, एडिशन रिएक्शंस तो ये इजीली देती नहीं है। इनके जनरल मोड्स ऑफ रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ताकि इनका रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डैमेज ना हो और ये स्टेबल रहे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ स्पीशी विच इज़ रिच इन पॉजिटिव चार्ज। तो मिसाल के तौर पर नाइट्रोनियम आयन जो है ये इज़ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा। और याद रखिएगा कि इसके साथ एक बेसिक पार्ट भी होगा जो रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये एक पेयरिंग स्कीम बनेगी। इसमें फिर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये पहले इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस पे अटैक करेगा, इसको डैमेज करेगा और एक कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। ये जो सिस्टम है टूट गया, गोल दायरा, और अब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पॉजिटिविटी आ गई है। ये अब रिच इन पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि 3 जोड़े थे अब 2 रह गए। जो नाइट्रोनियम आयन है इसने अब अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेना है एक कार्बन के साथ। ये मैंने उसकी हाइड्रोजन शो की है कार्बन की, बाकी सब भी एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ ही मौजूद हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे चार्ज अभी कार्बोकेटाइन है। सेकंड फेज़ में जो काम है वो ये है कि ये जो इसका पार्ट है नेगेटिव, ये अब आएगा मैदान में।
और इस पॉजिटिव स्पीशी को पे अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और ये डीलोकलाइजेशन वापस हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म करना है, तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिस्टम की तरफ बेंजीन की तरफ वापस चला जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोक्सी लाइन इस केस में अपना काम करेगा कि क्या करेगा, वाटर फॉर्म कर लेगा और साथ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, क्या नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होगी। ये है मोड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का बेंजीन के। हैलोजिनेशन की बात करें तो ये बेंजीन है। सारे अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये एक हैलोजन है। और जो रिएक्शन मेटल हैलाइड्स की फॉर्म, मेटल हैलाइड्स यूजुअली आयरन इन फेरिक फॉर्म, और यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूटेड मिलेगा कंपाउंड ब्रोमोबेंजीन, और साथ आपको मिलेगा HBr, और साथ आपको मिलेगा FeX3। तो सब्सटीट्यूट बेंजीन्स अगर हमने फॉर्म करनी है हेलो बेंजीन्स, तो ये हेलोजिनेशन है। इसमें सबसे पहले बेंजीन पे अटैक के लिए जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो ब्रेकअप होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे और जिसकी तरफ चले जाएंगे वो रिच इन नेगेटिव चार्ज, और जिससे चले जाएंगे वो रिच इन पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे अल्कीन के केस में पहले हेलोजीनियम आयन फॉर्म हुआ था, यहाँ भी बेंजोनियम आयन फॉर्म होगा। ये पॉजिटिव ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करके कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देगी। याद रखिएगा कि FeBr3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ये सिस्टम टूट जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये अब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। इस पॉजिटिव ब्रोमीन की पॉजिटिविटी अब इस रिंग पे डिस्पर्स हो गई। ये है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइंस जो हैं ये वेरी कर सकते हैं, मतलब ये है कि स्टेबिलिटी की तरफ इसके 2-3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, लेकिन बहरहाल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन के बाद सेकंड फेज़ में अब बात ये आती है यहाँ पे इस नेगेटिव की क्या है। तो ये वाली जो ब्रोमीन है रिच इन नेगेटिव चार्ज, ये इस के साथ रिएक्ट करेगी जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो Fe, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अब इस पूरी स्पीशी पे जनरेट हो जाएगा। तो Fe इसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये आप कह लें कि बन गया हमारे पास FeBr4 विद रिच इन नेगेटिव चार्ज ओवरऑल। तो पॉइंट ये है कि अब ये वाली स्पीशी जो है इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगी। यानी एज अ रिच इन नेगेटिव चार्ज। तो ये अब यहाँ पे पॉजिटिव स्पीशी है, ये रिच इन नेगेटिव चार्ज है, तो अटैक पॉसिबल है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको यहाँ से इसने तोड़ लेना है। तो आपके पास एक तो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आएगी, रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन, 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वापस, और साथ आपको मिलेगा हाइड्रोजन का ब्रोमाइड, ये वाली हाइड्रोजन जो ब्रेकअप हुई, और हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। नाइट्रेशन की बात करें तो इसका एक्टिव कंटेंट नाइट्रोनियम आयन है, यानी कि नाइट्रिक एसिड से आएगा, साथ इससे सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाएंगे। तो नाइट्रोनियम आयन हमारे पास NO2 प्लस, इसके साथ हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 माइनस, और साथ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तफसील देखें तो ये हाइड्रोजन का अटैक होगा इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, और एक सबस्ट्रेट सा फॉर्म होगा वाटर
नाइट्रोनियम आइन, और यहाँ से हाइड्रोजन का सल्फेट। तो यहाँ से बेसिकली हाइड्रोजन जो है इसका टूटा और इसने यहाँ पे आके एज इंटरमीडिएट सा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया H2O। ये इसका जो लोन इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूज़ अप हो गए, तो ये रिच इन पॉजिटिव हो गया। सेकंड फेज़ में ये टूट जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, NO2 रिलीज़ हो जाएगा, और ये जो वाटर है ये प्रोटॉन के साथ मिलकर, किसी प्रोटॉन के साथ मिलकर जो कि हम सिस्टम में लाएंगे किसी एसिड से, तो ये हाइड्रोनियम आइन फॉर्म कर लेगा और साथ HSO4 माइनस। रिएक्शन के अगर मैकेनिज़्म की बात करें तो हम देख चुके हैं, अब हमने सिंपली नाइट्रोनियम आइन को यूज़ करना है। तो नाइट्रोनियम आइन है और ये बेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन इज़ फॉर्म्ड। और ये याद रखिएगा कि मैंने बताया था कि ये HO ग्रुप इसमें फंक्शनल रहेगा। तो पहले केस में तो नाइट्रोनियम आइन का अटैक है टू फॉर्म एन अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, अनस्टेबल, जिसके आगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो ये बेसिकली अनस्टेबल है जब तक ये डीलोकलाइजेशन या कम्प्लीटली रप्चर नहीं होती या वापस नहीं आ जाता वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अनस्टेबल ही कहेंगे। ये कार्बोकेटाइन जो है इस पे ये अब सेकंड फेज़ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैक करेगा। सो दिस इज़ नाइट्रोबेंजीन, दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस केस ये वाली हाइड्रोजन जो है इसको वाटर के तौर पर तोड़ लेगा, तो आपके पास फिर डीलोकलाइजेशन वापस आ जाएगी और H2। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कैटालाइज कराया जाएगा तो बाई प्रोडक्ट्स थोड़ी डिफ़र कर जाएंगी। सल्फोनेशन की बात करें तो इसमें SO3H ग्रुप जो है ये फंक्शनल है, और ये आपको मिलेगा दो सल्फ्यूरिक एसिड्स के इंटरेक्शन से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ मिलेगी, अगर इसको खोल के स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो ज़्यादा समझ आएगी। ये है SO3 SOH H2 सल्फोनेशन में ये वाला ग्रुप एक्टिव है SO3H, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की इंटरेक्शन से आएगा। यहाँ मैंने इसका को स्ट्रक्चर वाइज लिखा है ये बताने के लिए कि यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि ये जो HO है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन जो है ये उसी तरह से जैसे पहले नाइट्रेशन में हमने देखा, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन सिस्टम पे अटैक करके एक इंटरमीडिएट सा फॉर्म कर देगा जो कि अनस्टेबल होगा और वो बाद में टूट जाएगा। तो ये बनता है यहाँ पे H2O प्लस साइन, वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ नाइट्रेशन, और साथ बाकी मांदा चीज़ वो ये वाली जो है उसको वो HSO4 आइन है, HSO4 माइनस, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं HSO4 माइनस आइन। ये वाला जो सिस्टम है, अब यहाँ से ये वाला सिस्टम रिलीज़ हो जाएगा और ये डिस्पैच हो जाएगा अगेन एज हाइड्रोनियम आइन, और प्रोटॉन के लिए यहाँ पे आपको रिलीज़ करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल सिस्टम से प्रोटॉन। तो ये आपको SO3H मिल जाएगा और ये टूट जाएगा एज प्रोटियम आइन H3O
प्लस। तो ये वाला फिर यूटिलाइज़ होगा बेंजीन के रिंग में ऐड ऑन होने के लिए। सो बेंजीन के रिंग में SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और H2SO4 ही इसको कैटालाइज करेगा, ये याद रखिएगा। और SO3H हमें मिलेगी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड। इंडस्ट्रियली ये भी बहुत ही, बेंजीन के सारे ही कंपाउंड इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज़ इंट्रोड्यूस्ड, इज़ फॉर्म्ड। और अब अगर बेंजीन सल्फोनिक, so benzene reacts with benzene sulfonic acid, benzene react with SO3H group, sulfonic acid group जो कि H2SO4 से हमने अलहदा किया to form benzene sulfonic acid। तो 3H ग्रुप है, ये बेंजीन के रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और SO3 बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो गई जैसा कि अभी बात की। और अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो पहले फेज़ में इनिशियली कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म करें, हमने देख लिया है कि ये SO3H ग्रुप से क्योंकि H2O+ टूटा तो ये थोड़ा सा पोटेंशियली पॉजिटिव चार्ज में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। और सेकंड फेज़ में जो हमारे पास एक दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होने हैं तो उसका जो हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब हम इस कार्बोकेटाइन पे जो है वो बाकी मादा काम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, ये वाली हाइड्रोजन को, तो ये SO3H तो अब फिर परमानेंट हिस्सा बन जाएगा और ये हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो उसको तोड़ लेगा, यानी H2SO4 आपके पास वापस जनरेट हो जाएगी। क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है ये बेंजीन की इंटरेक्शन है अल्काइल हैलाइड से। तो बेंजीन जब रिएक्ट करेगी अल्काइल हैलाइड से RX नेचर के इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल हैलाइड्स, तो आपको मिलेगा सब्सटीट्यूटेड मिथ अल्काइल ग्रुप्स सब्सटीट्यूट होंगे बेंजीन रिंग पे और साथ आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स मिलेंगे। तो ये है वो अल्काइलेशन। तो अल्काइल ग्रुप इज़ R इन दिस केस। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की अगर बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की, तो इसमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन रिंग में और आएगा कहाँ से? अल्काइल हैलाइड से। दिस इज़ एन अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड एलुमिनियम हैलाइड या एलुमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हम जो है वो फॉर्म करते हैं अल्काइल बेंजीन्स। इन दिस केस इट इज़ टॉलुइन और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दिस केस रिलीज़ होगा। तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी लिवाइस एसिड को लिवाइस बेस से इंटरेक्ट करेंगे। लिवाइस एसिड इज़ एलुमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड लिवाइस बेस इज़ मिथाइल क्लोराइड। होगा क्या कि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये कार्बन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो इनका बॉन्ड है ये ब्रेकअप होगा। तो आपके पास मिथाइल ग्रुप आएगा जो कि केटाइन की सूरत में आएगा। नाउ इट इज़ रिच इन पॉजिटिव चार्ज और साथ आपको जनरेट होगी क्लोराइड आइन रिच इन नेगेटिव चार्ज। और ये लिवाइस बेस इसलिए है अल्काइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखती है। तो इसको लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जा सकता है। लिवाइस बेस एंड लिवाइस एसिड। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लोरीन इससे टूटी मिथाइल क्लोराइड से ये अब इसके साथ एक एडक्ट सा फॉर्म कर लेगी और ये पूरी स्पीशीज़ अब ये नेगेटिव हो जाएगी इसके, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो गई है।
और इसको मिला जुला के आप AlCl4 लिख सकते हैं विद नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड ऑन द एंटायर स्पीशी। तो यहाँ पे ये वाला काम होगा। फिर ये वाला ग्रुप जो है ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी बेंजीन में ये मिथाइल ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस होगा इस तरह से कि जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको तोड़ेगा, उस पर अटैक करेगा और ये केटाइन फॉर्म होगा। सेकंड फेज़ में जो है इस कार्बोकेटाइन पे या अनस्टेबल इंटरमीडिएट पे जो है वो ये वाली स्पीशी जो है आके जो बनी है AlCl4 ये आके अटैक करेगी और ये करेगी क्या कि यहाँ से इससे जो हाइड्रोजन है इसको अपने साथ तोड़ के अलहदा कर लेगी। तो इस तरह से आपको सिर्फ सब अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे रह जाएगा, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन इस केस में, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया क्लोरीन के साथ, और जो AlCl3 हमारा ओरिजिनल कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो गया इन द प्रोसेस। ऐसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। एसाइल हैलाइड्स में एसिड हैलाइड्स जिनको कहते हैं वो इस्तेमाल होंगे ये वाली नेचर के, और जो केटाइन जनरेट होगा वो RC नेचर का होगा। और इसी तरह से जो हैलोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्डेड जो है तोड़ के अपने साथ कर लेगी और हैलाइडाइन फॉर्म होगा। और ये वाला हैलाइडाइन जो है वो फिर जो हमारा कैटलिस्ट है उसके साथ मिलकर तो एक एडक्ट सा फॉर्म कर लेगा, और ये स्पीशी जो है ये रिच इन नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। AlX3 लिखते हैं। तो आप मिला जुला के इसको AlX4 लिख सकते हैं विद रिच इन नेगेटिव चार्ज। इसके बाद फिर जो है वो हम इसको देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। बेंजीन का रिएक्शन कराएं एसिड हैलाइड से जिसमें कार्बन ऑयल कार्बन भी प्रेजेंट है, एक साइड पे हैलोजन है एक साइड पे अल्काइल चेन है, और AlCl3 ये मेटल है। AlCl3 यानी मेटल हैलाइड्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। और ये देखें कि ये इतने फेरिक क्लोराइड में भी फेरिक 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, एलुमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखती है। तो ये हाईली वॉलेटाइल और हाईली इंटरैक्टिव स्पीशी है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नतीजे में ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ लॉस और गेन के नतीजे में। तो ये पोटेंशियल रखता है इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने की। यहाँ पे हमारे पास आएगा COO और CH3 इस केस में, और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये है हमारा ओवरऑल रिएक्शन। और अगर इसका मैकेनिज़्म हमने देखना है ब्रीफली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवाइस एसिड की बात की थी कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, लिवाइस बेस के कॉन्टेक्स्ट में भी, बेस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो डोनर है वो ये है। एसिड जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड का है। तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन करवाएं तो CH3COO प्लस के साथ और साथ AlCl4 रिच इन नेगेटिव चार्ज ये आपके पास जनरेट होगा। और इसके बाद फिर आप सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे, बेंजीन को लेके आएंगे, और ये इस जो केटाइन है इसके साथ इंटरैक्टिव एसाइल केटाइन। तो यहाँ पे जो एसाइल केटाइन है वो इसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक करेगा, उसको तोड़ लेगा और उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा टेम्पररी सा। सेकंड फेज़ में जो है वो ये हाइड्रोजन जो है जहाँ पे इसने बॉन्ड फॉर्म किया है जिस जगह पे उस कार्बन की हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और वो होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और यहाँ AlCl4
इंट्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से COO CH3 और HCl और AlCl3 ये हैं हमारी प्रोडक्ट्स। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन टूटेगी ये इस हैलोजन ने जो कि हैलाइड आयन के तौर पर है उसने लेके बॉन्ड फॉर्म कर लिया और एसिड हैलाइड बन गया और ओरिजिनल कैटलिस्ट हमारा रिकवर हो गया।